गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एरिया ऑफ सर्कल देख रहे थे, उसमें इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि सर्कल में जो जो टर्म्स यूज होते हैं उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। उसके साथ उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो भी देख रहे थे। सेक्टर तक हम लोगों ने देख लिया था और सीगमेंट से हम लोगों को बताना था कि सीगमेंट से फार्मूला क्या होगा। ठीक है, सीगमेंट से हम लोगों को इस लेक्चर वीडियो में स्टडी करना है सीगमेंट से। तो देखिए सीगमेंट, तो सबसे पहले सीगमेंट हम लोग देख लें तो फार्मूला बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे सीगमेंट हम बता भी दिए हैं कि सीगमेंट क्या होता है। यह एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, ये ए और ये पॉइंट क्या ले लिए बी। तो अब ए बी को मिला दीजिए तो ये जो सर्कल है पूरा ये दो पार्ट में बंट गया। एक पार्ट ये जो बड़ा दिख रहा है और दूसरा पार्ट ये जो हम शेडेड कर देते हैं, यानी ये जो सर्कल जो हो गया डिवाइडेड इनटू टू पीसेज। सर्कल दो भागों में बंट गया। और सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पीस, टुकड़ा। तो ये जो एक बड़ा पीस हो गया इसको बोलिएगा मेजर सेगमेंट और ये छोटा पीस हो गया इसको बोलिएगा माइनर सेगमेंट। समझ गए? बड़ा वाला को क्या बोलेंगे? लार्ज मेजर सेगमेंट और छोटे वाले को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट बना, इस सेगमेंट का हमको एरिया कैसे निकालेंगे इसी को हम लोगों को देखना है। तो ये एरिया क्या है? माइनर सेगमेंट है। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ वो थीटा फालतू आ गया, बताते हैं इसके बारे में। पहले फार्मूला समझ लीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये जो यहाँ पर जो सेगमेंट बना हुआ है माइनर सेगमेंट, उस माइनर सेगमेंट के दोनों जो इंड हैं उस इंड को सेंटर से मिला दीजिए। तो सेंटर से मिला दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है ना, इसको आप सेंट्रल एंगल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड थीटा। यही क्या है? थीटा है। अब तो स्पष्ट हो गया। जो माइनर सेगमेंट आपका बनेगा उस सेगमेंट के दोनों इंड को जब हम सेंटर से मिला देंगे तो एक एंगल का फॉर्मेशन होगा और उसी एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर थीटा बाई 360, यानी थीटा का वैल्यू आपको पता हो गया, बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर क्या है? यही रेडियस है आपका, यही ना रेडियस है वो भी, या ये रेडियस है, दोनों में से जो आप लीजिए। साइन थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू जो रहेगा वहाँ यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। तो इस प्रकार हमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी माइनर सेगमेंट बने ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमको निकल जाएगा। समझ गए? अब कोई कहे कि नहीं ये शेडेड रीजन का नहीं, ये जो पूरा व्हाइट पार्ट है ये सब इंक्लूड करके इस व्हाइट पार्ट का एरिया बताइए हमको। तो ये पूरा व्हाइट पार्ट क्या है? देखिए फिर से यहाँ दिखा देते हैं, ये हमने ऐसे कॉल कर दिया, यही ना माइनर सेगमेंट है। ये जो रेस्ट व्हाइट वाला बच गया दैट इज द मेजर सेगमेंट। ये तो आपका मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला कहिए एक तरह से तो बनाया हुआ फार्मूला है, अपना से बना दिया गया। पूरे सर्कल का पाई स्क्वायर का मतलब क्या? इस पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ये शेडेड रीजन है इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, मेजर बच जाएगा। यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
अब माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ हम बता चुके हैं, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला के हेल्प से माइनर सेगमेंट का एरिया हम फाइंड कर लेंगे और उसी को यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार हम लोग सेगमेंट का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेगमेंट दो तरह के हो गए, ये एक सर्कल है, ये भाग दो भाग में सर्कल बट गया, इसको क्या बोलिएगा, माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला हो गया मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप स्पष्ट हो गया। अब एक इसमें पॉइंट और है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, मान लीजिए यहीं पर हम इसी में बना देते हैं, ये सेंटर है, तो ये आपका एक सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला एक सेक्टर बन गया। तो इसका पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस ये और प्लस ये, इन तीनों को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा ना। तो ये क्या है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई निकल गया। ये क्या है, रेडियस है, तो ये आर, और ये भी तो रेडियस है, ये आर, तो प्लस 2r हम इसमें ऐड कर दिए, बन गया फार्मूला। तो देखिए मेन है समझना, समझ जाएंगे तो फार्मूला अपने आप फटाफट बनते चला जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब इतना प्लस इतना और प्लस ये। तो ये आर है और ये आर है, तो आर प्लस आर 2r हो गया। और ये आपका क्या है, आर्क है, तो आर्क की लंबाई निकालने का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 3 पाई बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। इस प्रकार पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी हमारा आसानी से निकल जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहा। तो इस प्रकार सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म हम लोग पढ़े थे उन सभी का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देख लें। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाता है घड़ी से रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में समझ लीजिए। ये आपका एक घड़ी है, ये घड़ी बन गया ना, ये है 1, 12 बज गया यहाँ पर, ये 3 बज गया, ये 6 बज गया, और ये क्या बज गया आपका 9 बज गया। 12 बजा, 3 बजा, 6 बजा और ये 9 बज गया। इस प्रकार टाइमिंग हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है कि 9 o'clock, 9 o'clock मतलब कि 9 बजा हुआ है। तो 9 बजे कितना एंगल बनेगा। तो अपने से सोचिए कि जब घड़ी में 9 बजता है तो आवर वाला सुई कहाँ रहता है, 9 पर रहता है कि नहीं, यहाँ रहेगा। और मिनट वाला हैंड कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। आवर वाला हैंड कहाँ रहेगा, 9 पर, और मिनट वाला हैंड रहेगा 12 पर। तो यही ना एरिया, यही एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा। यानी 9 बजे उस आवर हैंड और मिनट हैंड के द्वारा जो एरिया रीजन बनेगा, एक क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 3 बजा है, 3 o'clock। तो 3 o'clock में आवर हैंड कहाँ रहेगा आपका, यहाँ रहेगा। मिनट हैंड आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। समझ में बात आ गया। तो ये पूरा रहेगा तब, जैसे मान लीजिए अब 4 बज गया, तब तो ऐसा नहीं होगा। 4 बजे क्या होगा देखिए, 4 o'clock। 4 बजे क्या होगा, तो 3, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5। इसको जरा समझना है बहुत सावधानी से। जब 4 बज जाए आपके घड़ी में, घड़ी देख लीजिए कि घड़ी में 4 बज गया, तो जो घंटा वाला आवर वाला हैंड होगा वह कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। ये आवर हैंड हो गया। और मिनट वाला हैंड कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा 12 पर।
यानी सेंट्रल एंगल कितना डिग्री का बन गया, यहाँ सेंट्रल एंगल यही ना बना। तो अब देखिए ये पूरा लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वाड्रेंट है यानी 90 डिग्री है। तो उसी तरह 3 से लेकर 60 तक भी क्या है 90 डिग्री है। तो 3, 4, 5 यानी ये कितने टुकड़ों में टूट रहा है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं हुआ। 30, 30, 30 तब ना 90 पूरेगा। तो 4 बजे का मतलब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, 9, 3, 12 यानी 120 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार जब घंटा रहे, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, तो क्लॉक से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अक्सर हाँ प्रॉब्लम होता है थीटे के वैल्यू को फाइंड करने में। थीटा का वैल्यू यदि आप सही निकाल लेते हैं तो मैथ हमेशा सही बनेगा। 95% स्टूडेंट से मिस्टेक यही होता है, वह थीटा का वैल्यू सही नहीं निकाल पाते हैं, जिससे कारण कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। एक और एग्जांपल देते हैं। चलिए 5 बज गया घड़ी में, 5 o'clock 5 बज गया। अब बताइए सेंट्रल एंगल कितना बनेगा 5 बजे। तो देखिए 12 बजा, यहाँ 3 बज गया, ये 6 बज गया और ये 9 बज गया। घड़ी बन गया आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 घड़ी बन गया ना। अब जब 5 बजेगा तो आवर हैंड कहाँ रहेगा 5 पर और मिनट हैंड कहाँ रहेगा 12 पर। ऐसे ही ना घड़ी बजेगा। तो सेंट्रल एंगल कितना हो गया, थीटा देखिए तो थीटा कितना हो जा रहा है एक खंड में क्या बताया था 30, तो 30, 30, 30, 30, 30 कितना भाग हो गया 1, 2, 3, 4, 5 यानी 3 × 30 × 5 × 5 यानी 50 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। या वैसे भी निकाल लीजिए, इसको मिला दीजिए तो ये 90 हो गया ना। 90 + 30 और +30 तो 90 + 30 120 और +30 150 डिग्री। यानी जब 5 बजेगा तो सेंट्रल एंगल कितना बनेगा 150 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। समझ गए। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना है कि जब घड़ी चले तो बीच में सेंट्रल एंगल का फॉर्मेशन कितना होता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन बनाना होगा। तो जो यहाँ 5 बज रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि चलो 5:15 हो रहा है, तब तो झंझट हो जाएगा, क्योंकि 5:15 जब हो जाए तब क्या होगा, तब तो दिक्कत होगा। देखिए क्या परेशानी होगा निकालने में। तो परेशानी देखिए क्या होगा, ये 12 हो गया, 3, 6, 9, ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया। जब 5:15 का मतलब हो गया तो 5:15 में तो मिनट का हैंड आपका 3 पर रहेगा, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन जो आवर हैंड है वह 5 पर नहीं ना रहेगा, 5 से थोड़ा आगे रहेगा। 5 से कहाँ रहेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा। अब तो 5 पर था तो आराम से निकाल लिए थे कि 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा आगे चला गया तब कितना डिग्री होगा। अब तो समस्या खड़ा हो गया कि नहीं समस्या। तो देखिए इसका भी निदान उपाय है। मिनट का सुई कहाँ पर है 12 पर, मिनट का सुई कहाँ पर है 12 पर है। तो मिनट का सुई जब 12 पर है और यह पूरा एक चक्कर मार लेगा, यहाँ से लेकर के घूमते 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 यहाँ, यानी कितना डिग्री बना लिया 360 डिग्री। कितना डिग्री बना लिया 360 डिग्री का एंगल बनाया। जब 360 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कितना मिनट हो जाएगा 1 घंटा यानी 60 मिनट हो जाएगा। यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है मिनट के द्वारा, सॉरी आवर हैंड, हाँ मिनट के द्वारा 60 मिनट में। देखो मिनट हैंड यहाँ पर है ना, मान लो 5 पर है, तो ये मिनट जब बढ़ते यहाँ से घूम करके एक चक्कर मार लेगा मिनट वाला सुई, तो पूरा का पूरा कितना हो गया 1 घंटा हो गया। यानी आवर हैंड 5 से बढ़कर कहाँ चला जाएगा 6 पर, 5 से बढ़कर के कहाँ चला गया 6 पर। यानी 60 मिनट, यदि मिनट हैंड 60 मिनट, मिनट का हैंड 60 मिनट होगा तो एंगल कितना डिग्री का बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। ये मिनट के लिए हो गया। अब आते हैं आवर के लिए, घंटा के लिए।
ये किसकी बात हम लोग कर रहे थे? मिनट हैंड का बात कर रहे थे। अब घंटा में आइए। मान लो अभी यहाँ पर 3 बज रहा है, सॉरी यहीं पर चलो 3 बज रहा है, तो 3 से क्या बज गया? 4 बज गया। 3 से क्या बज गया? 4, यानी 1 घंटा हो गया, यानी 60 मिनट। 1 घंटा का मतलब क्या? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना? तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा? 30 डिग्री का। 60 मिनट में 30 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन होता है। 60 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा। 60 मिनट का हो चाहे 1 आवर कहिए, जो कहिए, यानी 60 मिनट में वह कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। आवर हैंड 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। स्पष्ट हो गया? मिनट हैंड 60 मिनट में 360 का एंगल फॉर्म करेगा और आवर हैंड 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन बन के, टाइम कितना हो रहा था? 5:15। टाइम कितना हो रहा था? 5:15। 5:15 का मतलब मिनट का हैंड रहेगा 3 पर और आवर का हैंड यहाँ पर आ जाएगा। अब तो ये 5 से कुछ आगे बन गया ना, तो 5 से आगे कितना बढ़ा? 15 मिनट बढ़ा है। 12 से 3 पर ना मिनट आया है, तो 15 मिनट में आवर के द्वारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? किसके द्वारा? आवर के द्वारा। आवरे की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ हमने आपको बताया है कि 60 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री बनाता है, इसलिए 1 मिनट में कितना बनाएगा? 30/60 बनाएगा। कितना मिनट चला है? 15 मिनट चला है, तो 15 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? तो 30/60 गुना 15, 30 दूनी 60, 2 से लगभग 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना एंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक। देखिए 3 से 4 30 डिग्री, फिर 4 से 5 30 डिग्री, 30 और 30 60, और ये जो इतना छोटा सा आ गया इसमें कितना बना? 7.5। तो 60 या प्लस 7.5 यानी बन गया आपको 67.5 डिग्री। सेंट्रल एंगल क्या आ गया? 67.5 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन जब मिनट में आ जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, टफ हो जाता है। इसमें एंगल निकालने में हमें परेशानी होती है। अदरवाइज सीधा सीधा क्वेश्चन रह गए 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 8 बजे, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें 2 चीज़ों को याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना है? यही पॉइंट है मेन। ये किसके लिए बात है? ये मिनट हैंड के लिए बताए। मिनट हैंड की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी मिनट वाला जो सुई है, तो मिनट वाला सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। बस यही याद रखना है, इसी से हम लोग डिग्री निकाल लेंगे। और ये है आवर हैंड। ये क्या है? आवर हैंड। घंटा वाला जो सुई होगा, आवर हैंड क्या करेगा? तो आवर हैंड 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो यदि कोई भी नीडल, चाहे वह मिनट हो या आवर हो, यदि एक्यूरेट 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर एग्जैक्ट नहीं है, बीच में कहीं आ गया है, तो कितना डिग्री वह एंगल बना रहा है, इसी दोनों के हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं एंगल, सेंट्रल एंगल। और जैसे ही सेंट्रल एंगल निकल गया तो मैथ इजी वे में बन जाएगा। जो प्रॉब्लम है सेंट्रल एंगल फाइंड करने में, तो थोड़ा सा आवर हैंड में कन्फ्यूजन है। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल हम लोग दिए हैं, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल जब मेरी मैथ बनाएंगे तो वहाँ पर और स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ पर जब एग्जाम्पल आएगा तो कि कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करने वाला है। लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब फिर एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो फिर से ये आवर, घंटा और मिनट वाला बात बताना पड़े। ये बेसिक चीज़ें याद रखिएगा तो वहाँ पर एंगल बनाना बहुत ही आसान है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो इजी वे में एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेंट्रल एंगल का, कि कितना डिग्री होने वाला है। बस यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोनों रटने का चीज़ है। और बाकी तो आपको हम समझा ही दिए कि 9 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे कैसे थीटा का एंगल फॉर्म करता है। पूरा घंटा रहेगा तब एंगल बनाना कोई आसान नहीं है, तब तो इजी वे में निकाल लेते हैं।
जब घंटा और मिनट जैसे 5:15 हो गया, 5:30 हो गया, 7:35 हो गया, 8:10 हो गया, इस तरह का जब समय रहेगा तब थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया आपको हैंड से रिलेटेड, यानी घड़ी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो घड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम इसी के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ये जो घड़ी वाला जो टॉपिक हम लोग अभी डील किए, इसको आप कम से कम 2-4 बार ज़्यादा देख लीजिएगा तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। 2-4 बार वीडियो प्ले कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास व्हील, पहिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। व्हील से रिलेटेड, जैसे किसी गाड़ी में व्हील लगा हुआ है और गाड़ी चल रही है, गाड़ी में पहिया लगा है और गाड़ी क्या, जैसे ऐसे गाड़ी आपका ऐसे चलते जा रहा है, तो व्हील इसी तरह ना चल रहा है। तो व्हील कितना डिस्टेंस, यानी ट्रेन जो है या बस जो है या कार है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए ये व्हील है, ठीक है, व्हील का ये पार्ट यहाँ सटा हुआ है और ये रोड है तुम्हारा, ठीक है, ये यहाँ सटा हुआ है। अब ये व्हील जो है वह चल रहा है, आगे की ओर चलेगा तब ये पार्ट सट जाएगा, फिर ये पार्ट सटेगा, फिर ये पार्ट सटेगा, इस तरह करते करते फिर ये पार्ट सटेगा, फिर ये सटेगा, फिर ये सटेगा, फिर ये अंत में फिर यहाँ भी तो सटेगा। मान लीजिए ये कर करके यहाँ कहाँ चला गया, या यहाँ पर आ गया, फिर पहले ही वाला पोजीशन में, यानी ये जो ए पॉइंट है अभी भी कहाँ पर, यहाँ ए पॉइंट टच है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी पहिया क्या किया, एक चक्कर लगाया, पहिया क्या किया है, एक चक्कर लगा लिया। तो जब व्हील एक चक्कर लगाएगा तो व्हील के एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, तो देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यही डिस्टेंस ना, पहिए यही ना सट रहा था रोड में। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr। जो इसका सरकमफेरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन वन रोटेशन, पहिया यदि एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ में बात आ गया कैसे करेगा। ये एक व्हील है, व्हील पर हमने एक यहाँ पर चौक से पॉइंट लगा दिया, अब इसको लुढ़का दिए, तब ये प्रोफाइल पर अब ये वाला यहाँ के सटेगा, फिर ये यहाँ सट गया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, इस प्रकार फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी अब दोनों पोजीशन सेम हो गया। तो ये यहाँ जैसे ही आएगा, इसका मतलब कि एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर का मतलब कि ये यही डिस्टेंस हो गया एक चक्कर का, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 2πr। इस सर्कल का यानी व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा उसी के बराबर ये होगा। तो इसको हम लोग फार्मूला बना देते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में व्हील के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, एक चक्कर में व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एक चक्कर में व्हील 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, एक चक्कर में व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। समझ में आ गया। कभी कभी ये क्वेश्चन दिया जाता है, नंबर ऑफ रोटेशन निकाला जाता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, देखो ये चलो ये आपका है दरिहाड़ा, ठीक है, ये दरिहाड़ा है, ये रोड है, यहाँ पर आ गया आपको सोनपुर। एक ट्रेन एक बस है या आपका साइकिल है, दरिहाड़ा से चल करके कहाँ पहुँच गया, सोनपुर चला। साइकिल से जा रहे थे आप, ये साइकिल का व्हील इस पर लगा देते हैं, साइकिल से चल रहे हैं, ठीक है, ये साइकिल पर बैठ करके आप यहाँ पर साइकिल से जा रहे हैं। तो दरिहाड़ा से सोनपुर का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। दरिहाड़ा से सोनपुर का डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। और ये जो पहिया है, इस पहिया का रेडियस है r इज इक्वल टू है आपका चलिए 1 मीटर। r कितना है, 1 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दरिहाड़ा से सोनपुर की दूरी है 12 किलोमीटर और ये साइकिल जो चल रहा है व्हील, उसका रेडियस है 1 मीटर।
तो बताइए कि दरिहारा से सोनपुर जाने में ये साइकिल का पहिया है वह कितना चक्कर लगाएगा। बड़ा अटपटा क्वेश्चन हो गया कि दरिहारा से सोनपुर जा रहे हैं और पहिया कै चक्कर लगाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो बहुत आसान है। इस तरह का प्रश्न यदि आ जाए बनाने के लिए, यानी हमको रोटेशन की संख्या निकालना रहे कि पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो बहुत आसान है। इज इक्वल टू फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बटा 2πr। नंबर ऑफ रोटेशन, पहिया की संख्या, रोटेशन की संख्या निकालना होगी कितना चक्कर लगाएगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई 2πr। यानी दरिहारा से सोनपुर का दूरी 12 किलोमीटर बटा 2πr। 2πr का वैल्यू अपना निकाल लीजिएगा, यहाँ का वैल्यू पुट कर करके जो आएगा वही क्या हो गया, नंबर ऑफ रोटेशन निकल गया आराम से। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला हो गया क्या, टोटल डिस्टेंस बाई 2πr। कैसे क्वेश्चन सेट होता है ये भी हमने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ रोटेशन में जो क्वेश्चन होगा कुछ इस ढंग से क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि व्हील कितना चक्कर लगाएगा, तो वहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला प्रयोग करके हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ व्हील से रिलेटेड दो तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। एक, व्हील के द्वारा, पहिया के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। तो मान लीजिए कि एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो 50 चक्कर में तो 50 × 2πr, 100 चक्कर में तो 100 × 2πr, 10 चक्कर में तो 10 × 2πr। ठीक है, तो जब एक चक्कर का डिस्टेंस मालूम है तो जितना भी चक्कर होगा उतना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और यदि नंबर ऑफ रोटेशन निकालना हो तो इस ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। कैसे फार्मूला सेट होता है ये भी हमने आपको यहाँ बता दिया। अब जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि वो ऐसे ऐसे होता है, तो हम वहाँ से बना लेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगिए तो उस दौरान जब व्हील वाला क्वेश्चन आ जाए बनाने के लिए, तो ये जो व्हील वाला टॉपिक अभी हम पढ़ाए हैं इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा इस लेक्चर को। तो जैसे ही इस लेक्चर को रिपीट कीजिएगा व्हील वाला सारा प्रॉब्लम रिवाइज हो जाएगा, फटाफट आपका मैथ बनना शुरू हो जाएगा। जिससे जो रिलेटेड है, व्हील से रिलेटेड है, आर्क से रिलेटेड है, तो उसको फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये इजी वे में आपको प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब सबसे लास्ट पॉइंट हमारे पास है टचिंग सर्कल। लास्ट पॉइंट क्या है, टचिंग सर्कल। ठीक है, टच का मतलब क्या होता है सब कोई जानते हैं, टच मतलब सटना और सर्कल मतलब तो आप जान ही रहे हैं। तो सर्कल दो तरह से टच कर सकता है। सर्कल क्या होगा, दो तरीके से टच करेगा। देखिए कैसे, ये एक सर्कल है और इसका सेंटर यहाँ है, और ये एक दूसरा सर्कल है, ये आपका सर्कल यहाँ पर ऐसे टच कर गया। एक तरीका ये है सटने का, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। एक बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल का रेडियस क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ से सटा दीजिए ऐसे, ये हो गया कैपिटल R, और ये हो गया यहाँ से इसका सेंटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया स्मॉल r। दूसरा तरीका हो सकता है ऐसे कि ये आपका बड़ा सर्कल हो गया और ये आपका छोटा सर्कल हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये हो गया रेडियस, ये कैपिटल R, और ये क्या हो गया आपका यहाँ से स्मॉल r। तो इस तरह सर्कल टच करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सर्कल इंटरनली टच करेगा या एक्सटर्नली टच करेगा, यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा तो सर्कल कोई और तरीका नहीं है टच करने का। तो यदि सर्कल इंटरनली टच कर गया, ठीक है, यदि सर्कल क्या किया, इंटरनली टच किया, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। यदि सर्कल क्या हो, इंटरनली टच कर जाए और हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यानी दोनों सर्कल के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़ा वाला सर्कल हो गया तो R, और ये क्या हो गया, छोटा वाला सर्कल हो गया का रेडियस हो गया तो -r। अब बड़ा वाला में से छोटा वाला माइन निकाल देंगे तो देखिए बीच का डिस्टेंस निकल गया कि नहीं निकल गया। यानी सर्कल यदि इंटरनली टच कर रहा है, सर्कल यदि इंटरनली टच कर रहा है
तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस। क्लियर। यदि सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर व्हेन सर्कल टच इंटरनली, तब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। और यदि एक्सटर्नली टच करेगा तब दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये टोटल डिस्टेंस ना हो गया, यानी आर प्लस आर। ठीक है। यानी यदि सर्कल बाहर टच करेगा, व्हेन सर्कल टच एक्सटर्नली, यदि सर्कल बाहर टच कर रहा है तो उन दोनों सर्कल के बीच का सेंटर से बीच के डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर व्हेन सर्कल टच एक्सटर्नली इज इक्वल टू आर प्लस आर, व्हेन सर्कल टच इंटरनली देन डिस्टेंस बिटवीन सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यानी जब इंटरनली टच करेगा तो उन दोनों के रेडियस का डिफरेंस होगा, और जब एक्सटर्नली टच करेगा तो उन दोनों के रेडियस का सम हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार इस लेसन में जितने भी पॉइंट्स थे उसको हमने सॉल्व कर दिया, जितने भी फॉर्मूला थे उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें कोई पॉइंट बचा नहीं है, सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो पहले पॉइंट को डिस्कस किए थे, उसके बाद उसको निकालने वाला जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन कर लिया। अब आपका काम है क्या कि इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 3 बार कर लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। हो सकता है कि 3 बार आपने किया और जब प्रॉब्लम बनाने लगे तो फिर आपको परेशानी आ जाए, फिर एक बार आप देख लीजिए। फिर कहीं मान लीजिए कि दूसरा टाइप का प्रॉब्लम आ गया, वाच वाला प्रॉब्लम आ गया, फिर दिक्कत हो रहा है तो फिर एक बार देख लीजिए। ये जो इसमें नंबर ऑफ मैथ्स की संख्या सैकड़ों, हो सकता है कि 150-200 आपको मैथ बनाना पड़े, लेकिन जब तक ये हम लोग जो वीडियो पढ़ लिए ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इस प्रॉब्लम सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जगह जगह आपको परेशानी होगी, बार बार आप टीचर से हेल्प लेंगे कि सर ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा। सर तो बता ही देंगे, लेकिन आपको केवल वही वाला मैथ बनाने आएगा। ठीक है। तो ये जो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, ये इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इंट्रोडक्शन को जितना बार जब मौका मिले तब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यदि ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो समझिए पूरा मेंसुरेशन इसी पर आपका डिपेंड है। अब यदि इतना फार्मूला आपका कर लेते हैं तो अब और कोई हमको पढ़ना नहीं है, इसी से आपका टोटल मेंसुरेशन जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। और इस फार्मूला से रिलेटेड हम समझते हैं कि नहीं तो 150 से कम क्वेश्चन बनाना नहीं है, 150-200 क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कम से कम 200 प्रॉब्लम आपके पास आएगा बनाने के लिए। ठीक है। अब आप ही सोचिए कि ये इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है कि 200 प्रॉब्लम को समझना है। समझ में बात आ गई? तो इसको आप जितना बार प्ले कीजिएगा उतना ही बार आपके लिए बेहतर है। बार बार इसको प्ले करके देखिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।